कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत, एक आत्मनिर्भर भारत और एक विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। इसको कोई रोक नहीं सकता। अगर कोई साथ दे तो उसके साथ, कोई साथ ना दे तो उसके बिना, और कोई विरोध करे तो उसके बावजूद ये भारत बन के रहेगा, ये विकसित भारत बन के रहेगा। आज मैं अंत में स्वामी विवेकानंद जी की एक टिप्पणी उद्धृत कर रहा हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने 125 साल से ज्यादा हो गए कहा था, सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है। ये एक नरेंद्र ने कहा था, स्वामी विवेकानंद, और ये दूसरा नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नेतृत्व में ये पूरा होगा, ये पूरा होगा, ये पूरा होगा, जिसको कोई नहीं रोक सकता। और हम सौभाग्यशाली है कि इस युग में पैदा हुए हैं तो भारत को विकसित होते हुए देख रहे हैं। और थोड़ा बहुत गिलहरी की तरह हम भी योगदान दे रहे हैं। तुम भी नकारात्मक राजनीति छोड़ो और आ जाओ भारत माता की प्रगति और विकास के लिए साथ आओ। रचनात्मक राजनीति योजना आयोग पहले करती थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहा क्योंकि योजना आयोग खत्म हो गया और वित्त मंत्रालय को देखना चाहिए। जैसे हम उदाहरण के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय, कल उन्होंने भी जिक्र किया था, शक्ति सिंह जी ने भी इसका, रक्षा मंत्रालय पे जो खर्च है, तो अब आप ये कोई जो है उसके मामले में ये देखना पड़ेगा, नई रणनीति बनानी होगी। हमारा मेजर एक्सपेंडिचर आर्मी पे है, लेकिन पिछले युद्ध में आपने देखा कि 1 इंच भी मूवमेंट जो है आर्मी का नहीं हुआ। सारा युद्ध आसमान में लड़ाई, सारा युद्ध जो है आज जो चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, सिर्फ आसमान का युद्ध था, मिसाइल्स का युद्ध था, ड्रोन का युद्ध था। और इसी तरह जो है आज इजराइल और अमेरिका का जो ईरान में चल रहा, वो भी मिसाइल्स का युद्ध, ड्रोन का युद्ध। तो स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी, हमें अब फोकस वहाँ करना पड़ेगा, मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। ट्रंप ने कहा था मैं 3 दिन में वार खत्म कर दूंगा, आज 18 दिन हो गए, कर पाए? क्योंकि ईरान का जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था इतना बड़ा था कि आज तक वो लड़ रहे हैं, उनका मुकाबला कर रहे हैं। तो इसलिए जो है हमें भी अपनी रणनीति ढंग से सोचनी पड़ेगी कि हम जो पैसा दे रहे हैं अतिरिक्त जो है बजट के प्रावधानों में, तो हम उसको खर्च कहाँ पे करें। मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम और उसके साथ साथ जो है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इन्होंने कल कहा था कि रिसर्च डेवलपमेंट R&D पे खर्च होना चाहिए, तो मैं भी इस बात का समर्थन हूँ कि उसको करना चाहिए। दूसरी ये है कि जैसे चीन ने PL-15 और PL-18 अब डेवलप किए उनकी मिसाइल। अगर PL-18 मिसाइल तो इतनी खतरनाक है कि उसके बाद उड़ने के बाद मैनुअल कंट्रोल ही नहीं उस पर रहता, कहाँ चली जाए। तो आपको उस मुकाबले के लिए तैयार रहने के लिए क्या स्ट्रेटजी है, कैसे डिफेंस मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय उस पर कर रहा है, ये बहुत जरूरी है कि वित्त मंत्री जी उसको इंश्योर करें। दूसरा, ये ड्रोन की बहुत बड़ी समस्या है, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी पे क्या काम हो रहा है, ये भी रक्षा मंत्रालय को देखना पड़ेगा। ड्रोन एक इतनी बड़ी समस्या है कि ये 50 किलो तक एक्सप्लोसिव लेके जा सकता है और कहीं भी गिरा देता। कल वो बता रहे थे पंजाब के एक सांसद की, वो ड्रोन के जरिए जो है भारत के अंदर पंजाब में जो AK-47 तक गिरा देते हैं, जिसका फायदा आतंकवादी ले सकते हैं। तो आपकी ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं, ये भी बहुत देखना जरूरी है। और आपको पता है जब पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उसके पास पठानकोट तक उनके ड्रोन आ गए थे, हमें IPL का मैच स्थगित करना पड़ा था, खत्म करना पड़ा था, क्योंकि वहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर से धर्मशाला स्टेडियम था। तो ड्रोन की समस्या के लिए भी क्या क्या आप कर रहे हैं, ये आपको ध्यान देना होगा, जो बजट में प्रावधान है उसके लिए। एक चीज़ ऐसी है जिसके लिए मैं निर्मला जी को नहीं जिम्मेदार मानता हूँ, उसके लिए विदेश मंत्रालय जिम्मेदार है, लेकिन उनको पैसा देना पड़ता है उसके लिए भी। बीजेपी, और मुझे लगता है कभी कभी बीजेपी वाले भी अच्छी बात करते थे, अपने भाषणों में कह देते। पहले काफ़ी दिनों तक वो बोलते रहे कि कुछ है ही नहीं, कुछ संकट है नहीं, विपक्ष बेवजह तमाशा खड़ा कर रहा है, किसी किस्म का संकट नहीं। कल और परसों के जो हमने भाषण सुने, अरुण सिंह जी का भाषण और कुछ लोगों के भाषण, नड्डा जी का भी, जिन्होंने माना कि संकट है, अब उन्होंने उसकी जो है नैरेटिव बदल दिया। अब वो कहते हैं संकट है, लेकिन विपक्ष आपदा में भी अवसर ढूंढ रहा है। विपक्ष जो है संकट में साथ नहीं दे रहा है। अभी गैस वगैरह का संकट है, गैस LPG का संकट है, उसमें विपक्ष अवसर देख रहा है। अरे मुझे तो याद है कि 10 रुपये भी बढ़ते थे, तो आप मंत्री जो बाद में हमारी बहन जी हैं, आप याद होगा स्मृति ईरानी जी, बहुत लोग सड़क पर सिलेंडर लेके बैठ जाते थे, क्या क्या तमाशा नहीं करते थे। वो आपदा में अवसर नहीं था, वो तो सिर्फ दाम बढ़ते थे। आज तो संकट है, और ये संकट जो है लगातार जो है बढ़ता चला जा रहा है। उन्होंने कहा झंडा लहराते हुए एक फ़ोन पे जो है जहाज निकल गया, तो 2 ही शिप निकले हैं, 22 शिप अभी अटके हुए हैं। लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि ये शिप अटके क्यों ही अटके, अभी तो देखना पड़ेगा। 80 साल बाद अचानक की नौबत कैसे आई, इतने इस देश में प्रधानमंत्री किसी के जमाने में नहीं अटके।
चाहे नेहरू जी हों, चाहे उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे इंदिरा जी हों, और चाहे जो है आपके देवगौड़ा जी जा रहे हैं, इनके ज़माने में चंद्रशेखर जी नीरज यहाँ बैठे हैं, इनके पता है बेस्ट रिलेशन ईरान से थे, सबसे हमारे अच्छे थे, इजराइल से भी अच्छे थे, ईरान से भी अच्छे थे, अमेरिका से भी अच्छे थे, रूस से भी अच्छे थे। कोई ऐसी बात ही नहीं थी कि किसी और अन्य कोई प्रधानमंत्री किसी का कोई झगड़ा किसी से था। हमारी नीति ऐसी थी कि सबसे दोस्ती, किसी से झगड़ा ना, हमारे जहाज रुकते थे ना कुछ रुकते। अब ये एक नया शुरू हुआ कि हमने वो विदेश नीति पूरी तरह से उलट दी। अब हम ऐसे चले गए कि हम बिल्कुल जो है इजराइल के ब्लॉक में शामिल हो गए, उसके गुट में शामिल हो गए। और जो है वो समीर भाटिया, जिसका हॉटमेल होता था, बहुत बड़ा IT का है अमेरिका, उसने एक लाइन लिखी ट्वीट में अपने कि आई एम स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन दैट इंडिया इज ए मदरलैंड एंड इजराइल इज ए फादरलैंड। इसका मतलब क्या है, वो अमेरिका में बैठे भारतीयों को नहीं समझ में आ रहा। और विजेंद्र सिंह, आपके लोकसभा बीजेपी में लोकसभा सदस्य विजेंद्र सिंह जी, अब नहीं है बीजेपी में, उनका हरियाणा में भाषण हुआ। अभी वो भाषण आपने सुना, वो सब सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। उन्होंने गांव के लोगों की सभा थी बहुत बड़ी, उसमें कहा कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि बापू तेरा इजराइल है, मदरलैंड मातृशक्ति तो हमें, और बापू इजराइल। ये यहूदी हमारे कब से पूर्वज हो गए? हम बस दो कुटुंब के व्यक्ति थे, हम सबके पूर्वजों पुरखे थे। भारतीय ऋषि, भारतीय संत महात्मा वो पूर्वज थे। यहूदी हमारे कब से पूर्वज हो गए और बाप हो गए? इसका अर्थ क्या? ये भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए कि कब से यहूदियों को उन्होंने पूर्वज माना। हम पूर्वज थे, भारत के लोग पूर्वज थे, हमारे राम कृष्ण, हमारे ऋषि मुनि वो हम थे, जिनका गौरव हमें है। बाकी सब कौन थे पूर्वज हमारे? तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी विदेश नीति में हमने जो कुछ भी किया वो इस तरह का किया कि समझ में नहीं आ रहा कि इसका अर्थ क्या है। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि क्या कि हम दुश्मनी कभी किसी से लेते नहीं थे, हम दूसरों की लड़ाई में अपना सर क्यों डाल रहे हैं? हम तो उसी नीति पे रहे, नॉन अलाइंड नीति, निर्गुण नीति। ये क्या जरूरत पड़ गई कि हमें जाके अपने आप को समर्पित करना पड़ा? हम उस ब्लॉक पे शामिल हो रहे हैं और एक एक जहाज को निकलवाने के लिए फोन करना पड़ रहा। ऐसी स्थिति तो भारत सरकार की कभी नहीं हुई। तो क्यों ये कर रहे हैं? ये हमारा आपसे अनुरोध है कि इसको जो है हम जो इस चीज़ पे जो है गवर्नमेंट को अपनी बदलना चाहिए। आज यहाँ पे बैठे सुधांशु जी सारे लोग हैं, आपको पता क्या असर हो रहा है? आप कहते हैं सब ठीक, एवरीथिंग इज हंकी डोरी। व्हाट इज हंकी डोरी? बनारस काशी विश्वनाथ का मंदिर, और वहाँ सबसे बड़ी महत्ता बाबा विश्वनाथ के बाद है माँ अन्नपूर्णा देवी की, क्योंकि अन्नपूर्णा देवी का जो पूजन होता है कि उनका भंडार कभी खाली नहीं होता, उनका भोजन का भंडार कभी अन्नपूर्णा देवी खाली नहीं होता काशी में। अन्नपूर्णा देवी की रसोई पे कल ताला लगाना पड़ा क्योंकि गैस ही नहीं बची है। जिस पार्टी ने अन्नपूर्णा देवी, जिस सरकार ने मां अन्नपूर्णा की रसोई पर ताला लगवा दिया, वो कैसे बात करता है कि सब कुछ सही है? इसके पहले सीता रसोई अयोध्या में पहले बंद हो चुकी है। डीएम से तो आप स्टेटमेंट दिलाते, आप मेरा टाइम मत लीजिए। डीएम का स्टेटमेंट तो डीएम तो वही कहेगा जो सरकार कहेगी, लेकिन इसके जो है मां अन्नपूर्णा को इसमें जो मुख्य पुजारी उनका बयान आया, मैं आपको वीडियो यहाँ सबमिट कर दूंगा कि कैसे वहाँ पे वो बंद हो गया। तो ये देखना चाहिए। नड्डा जी अभी यहाँ पे नहीं है। तीसरा जो पैसा है वो रिलीज किया गया 10,000 करोड़ के करीब स्वास्थ्य मंत्रालय। 10,000 करोड़ में स्वास्थ्य मंत्रालय क्या करेगा? जो 4% से भी नीचे है इस देश में जो लोगों की स्थिति है। इतना लंबा चौड़ा भाषण शिवराज जी ने अटल बिहारी वाजपेयी स्टाइल में दिया, हाथ हिला के, नृत्य करके, घूम घूम के सब तरफ, लेकिन क्या जो है आप उसका हल निकाल पा रहे हैं? आयुष्मान भारत के बारे में बोल रहे थे, आयुष्मान भारत का क्या हाल है? पहले दिन ही गरीब से पूछते हैं आयुष्मान भारत कार्ड है? प्राइवेट हॉस्पिटल में जैसे जाता वो कहता कि जैसे उनको पता था है, बस 2 दिन में 5 लाख का बिल उसी से निकाल के काट दिया। जबरन ऑपरेशन, कुछ इतना परेशान है। और बाकी फर्जी कार्ड जो है ले के नाम चढ़ा के आयुष्मान भारत के नाम पे इतनी बड़ी चोरी डकैती स्कैंडल हो रहा जो हमारे भाजपा के सांसद भी जानते हैं। क्योंकि नीचे जो है देखो, वो तो मैं मानती हूँ आपको कि अभी शिवराज जी ने बोले कि 2014 को पहले तो कुछ था ही नहीं, ना अस्पताल थे, न बिजली थी, ना कुछ था। उनका 14 के बाद बिजली आई। माननीय मोदी जी ने उसके पहले तो कुछ था ही नहीं देश में। देखो सिर्फ सड़क, जंगल, नदियाँ थी। फिर जब 14 में मोदी जी आए तब आपका घर बना होगा, आपके लोगों के बच्चों को नौकरियां मिली होंगी। इसके पहले तो कुछ था ही नहीं। तो इसलिए उस पर मत जाओ कि पहले क्या होता था। सब प्रधानमंत्रियों ने काम किया, ऐसी भावना रखो। और मोदी जी ने सुबह अपने भाषण में कहा था कि मैं हर प्रधानमंत्री के योगदान की सराहना करता हूँ। तो इसलिए उसी पर कायम रहो। ये ज़्यादा जो है इस चक्कर में खुश करने के चक्कर में वो खुश नहीं होते हैं, मैं भी उनको जानता हूँ। तो इसलिए जो है आप लोग उसमें बीच में टोका टाकी मत करें। हाँ,
तो ये आयुष्मान भारत का इनको देखना पड़ेगा। हम मानते हैं कि योजना अच्छी है, सब जगह पैसा जाना चाहिए, लेकिन उसका भयानक दुरुपयोग हो रहा, वो एक स्कैंडल में तब्दील हो चुका है। और लोग पूछते रहे, और ये जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनका ज़बरदस्त जो है शोषण कर रहे हैं लोगों का। तीसरी, पब्लिक हेल्थ पे क्या खर्च। आप देखिए पोल्यूशन रिलेटेड बीमारियाँ, आज प्रदूषण का इतना बड़ा संकट है, दिल्ली को छोड़ दिए हर जगह, और उसके नाम पे कुछ भी नहीं है। जो इन्होंने सैंक्शन किया था पैसा, मैं बताता हूँ, इसमें दिया 1300 करोड़, उसको घटा के उन्होंने 858 करोड़ कर दिया। और सिर्फ जो है 6 करोड़ 20 लाख 16 करोड़ 20 लाख जब यूटिलाइजेशन की बात आई तो सिर्फ 14% जो है यूटिलाइज हुआ है। और राजधानी दिल्ली में जो उन्होंने एनसीएपी का फंड दिया था उसका भी बहुत कम जो है खर्च हुआ, जहाँ सबसे बड़ा संकट है। तो आप ना प्रदूषण रिलेटेड बीमारियों पे कोई खर्च कर रहे हैं, ना आयुष्मान भारत स्कीम सही चल रही है, उसमें धांधली घोटाले और माफियागिरी चल रही है। और इसके बावजूद दूसरी तरफ जो नए आंकड़े, कारपोरेट का प्रॉफिट 22.3% बढ़ गया है, 22.3% हो गया है, लेकिन रोजगार सिर्फ 1.5% है। ये भी बड़ी चिंता की बात। कारपोरेट का प्रॉफिट बढ़े, बड़ी बड़ी कंपनियों का, हम खुश हैं, हमें कोई ये नहीं है, जितना विकसित हो अच्छा हो, लेकिन नौकरियां भी तो उसी अनुपात में मिले, नौकरियां मिल नहीं रही, क्योंकि ये सिर्फ जो है सीमित हो गया है 10% लोगों को। 10% कारपोरेट हाउस, बड़े जो घराने हैं, धनी लोग हैं, 58% नेशनल इनकम उनके पास है, सिर्फ 10 जो है बड़े घरवाने बड़ी कंपनियों के पास। और यहाँ नरेंद्र अमीन जी बैठे हैं, वो तो जानते हैं, गुजरात के ही हैं, उनसे ज़्यादा हम क्या बताएं, उनको सारी चीज़ पता है। और जहाँ तक वेल्थ की बात है तो 10% के पास 65% जो है संपत्ति है, बाकी में पूरे 6.4% में बाकी व्यापारी और उद्योगपति। ये भी बहुत चिंताजनक आंकड़ा है, जिस पर वित्त मंत्री जी को अपना ध्यान आकर्षित करना होगा। इसका एक चीज़ मैंने उस दिन उठाई 0R में, आज भी मैं उसको कहना चाहता हूँ कि फसल बीमा योजना, ये भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया। आप अच्छी नीयत से आपसे पैसा देते हैं, सरकार उसमें योगदान देती है, यहाँ से पैसा दिया 2% 3% के करीब किसान को देना पड़ता, जो उसके खाते से भी लोग काट लेते हैं, जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी वाले, लेकिन उसको पैसा नहीं मिलता। कहीं किसानों के उसमें फसल बीमा के मुआवजे के रूप में 10 रुपये, एक में 1 रुपये, एक में 30 रुपये, एक में 100 रुपये आए, और जबकि उससे योगदान ले लिया और सरकार से भी योगदान ले लिया। ये मैं कोई सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मार्केटिंग, सिर्फ जो है मॉनिटरिंग की जरूरत है कि जो प्राइवेट कंपनियां, किसान कितना भी कहता रहे, उनके ऊपर जो है इसका फर्क नहीं पड़ता। 4 लाख हेक्टेयर 9.47 मिलियन हेक्टेयर खेती में फसल का नुकसान हुआ है, और पीएम किसान योजना भी 63,000 करोड़ पे अटकी है, और किसान को वही 6,000 रुपये मिल पा रहे हैं जो किसान योजना के तहत मिलता है। लेकिन जो फसल बीमा योजना में, उसमें जो है ये देखना पड़ेगा कि जो ये कंपनियां, बीमा कंपनियां, वो कितना जो है उनको किसानों को दे रही हैं, कि किस्त तो ले लेती हैं, सरकार से भी पैसा ले लेती हैं, लेकिन किसानों को नहीं मिलता। तो इसलिए इस तरफ भी हमें ध्यान देना होगा कि कैसे हम जो है किसानों को फसल बीमा योजना को सुधार को उस पर करें। तीसरा है कि रुपया बहुत गिर रहा। पहले था कि रुपये को हमने देश की इज्जत से जोड़ दिया, तो हमने नहीं जोड़ा। काफ़ी लोगों ने कहा मनमोहन सिंह का मजाक बनाने के लिए कि जितनी उनकी उम्र हो गई वहाँ पर रुपया पहुँच गया। जब 40 रुपये का $1 था तब भी उनका मजाक बनाया गया कि देश का अपमान हो रहा। आज तो 93 रुपये पर पहुँच गया। तो किसकी उम्र से हम जोड़ें इसको, और किस देश की इज्जत से जोड़ें इसको कि 93 रुपये पर पहुँच गया। तो ये जो है हमेशा आलोचना करने के पहले सोचना चाहिए कि हम भी इसको कभी जो है देख सकते, कभी हमारे ऊपर भी आफत आ सकती है। अभी शिवराज जी कह रहे थे कि आपने मनरेगा पे इतना खर्च किया, हम इतना खर्च कर रहे हैं। वो नहीं देखते कि तब मनरेगा 6 साल के लिए मान लो उसमें उतना पैसा, और दूसरे क्या होगा, भविष्य में अगली सरकार इससे ज़्यादा करेगी। ये तो नियम है, नेहरू जी के ज़माने में इतना पैसा था, इतना खर्च हुआ। इसका जितने प्रधानमंत्री धीरे धीरे बढ़ता गया। अटल जी के 6 साल को कंपेयर करोगे खर्च करने में ग्रामीण विकास पे, तो बहुत कम आएगा। तो इसका मतलब थोड़ा अटल जी ने कोई गलत काम किया। ये विभागीय जो है सबसे बड़ा किया था नरसिम्हा राव जी ने, 5 सेक्रेटरी होते थे इस विभाग में। बस खत्म कर रहा हूँ मैडम। तो इसलिए इस बात में हमें देखना पड़ेगा कि कैसे हो। एक अच्छा सुझाव उसमें है कि पोस्ट ऑफिस के लिए भी पैसा उन्होंने स्वीकृत किया है। पोस्ट ऑफिस, डाकखाने हमारी पुरानी धरोहर और संपत्ति होते थे, उनका कोई इस्तेमाल नहीं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन, कोई योजना निकालें जिससे डाकखाने जो खड़े हैं, व्हाइट एलिफेंट, इन पे कुछ और किसी काम में इनको लगाएं ताकि लोगों का फायदा हो सके। बहुत बहुत